नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दीपक समयालिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल। जो मैं आज पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, ये पेपर 2024 का है। ठीक है, सेट जी सॉल्व है कम्प्लीटली। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी सवाल आपका पेपर में ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल एग्जामिनर ने बच्चों से बोर्ड में पूछे थे। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पे, विक्टर एम्यूनल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन विच ईयर। ठीक है, मतलब कब ये घोषणा की गई कि जो ये विक्टर एम्यूनल सेकंड है, इसको किंग घोषित कर दिया गया, मतलब कि कौन से ईयर में, वो कौन सा साल था। तो 1861। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर है इसका? 1861। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। देखिए अगला है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि कोई सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से बन जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड उत्तर प्रदेश पीजेंट्स इन 1980। ठीक है, ये सवाल पूछा गया आपको कि उत्तर प्रदेश में वो, मतलब उस एक लीडर का नाम बताइए जिसने उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रति एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, किसान के लिए, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो किसान थे वह बहुत दुखी थे। तो वो कौन से इंसान थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों की हेल्प के लिए वो आगे आए और किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो वो कौन थे वो, उनके दुख के समय में जिन्होंने इन किसानों का साथ दिया, उनकी आवाज़ के लिए जिन्होंने बोला। तो उन व्यक्ति का नाम एग्जामिनर ने यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। ठीक है, और ये अलुरई सीताराम राजू। तो इसमें सही आंसर जो है वो ये है, बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। बाबा रामचंद्र वॉज अ पीजेंट लीडर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी बताया मैंने, जो हु फॉट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड ऑपरेशन एंड हायरेंट्स। ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन किया इस बारे में। और एंड ही लेड द अवध किसान सभा मोबिलाइजिंग फार्मर्स फॉर बेटर वेजेस एंड राइट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाला नहीं है, हमने क्लास में भी इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। बस इतना याद रखिएगा। तो वो जो इंसान थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर, और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहीं से कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा गया, सीधा एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इसकी डेट क्या थी। ठीक है, तो 1920 टू 22, मतलब 1920। ठीक है, ये वाली डेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ये डेट है। आगे है अगला सवाल कि रबर कल्टीवेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, रबर जो होता है, तो ये है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग एंड कैश क्रॉप्स सच एज रबर, टी, कॉफ़ी एंड शुगर केन इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर रबर कल्टीवेशन की बात की जाए, ठीक है, रबर कल्टीवेशन, तो रबर में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रबर केरला। ठीक है, केरला इज़ ए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। किसमें? केरला में। केरला इज़ ए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और एंड वर्ल्ड, और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में कौन है? थाईलैंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार सवाल बोर्ड में बन जाते हैं। अगला है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है कि इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर, साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स, मेजर रबर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। मैंने बता दिया, जैसे कि आपका केरला है एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका। ओके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। अगला है, अगला सवाल, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। ये सवाल भी मैं अपनी वीडियोस में कई बार पढ़ा चुका हूँ, एग्जामिनर ने कई बार पूछा हुआ है, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। तो साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुँचा था?
तो इसका सही जवाब है जैसे कि 1928, 1929, 1930 या फिर 1931। डेफिनेटली इसका आंसर 1928 है। क्या है इसका आंसर? 1928। और साइमन कमीशन को हम, ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन को हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। कई बारी ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे नाम से पूछ लिया तो बोलेंगे पता नहीं ये क्या पूछ लिया हमको, ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन मीन्स। देखिए अगला है साइमन कमीशन। देखिए इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए अगला है, अगला सवाल है यहाँ पर, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। इस सवाल को भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। दोबारा ये सवाल यहाँ पे बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या टेन्योर था? डेफिनेटली इसका टेन्योर था इनका 1953 टू 1963, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे ये एक्चुअली ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी थे, ये हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे मेहर चंद महाजन, ठीक है। और दूसरे कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। तीसरे थे यही बख्शी गुलाम मोहम्मद जी। चौथे थे ख्वाजा शामस उद्दीन, ठीक है। और पांचवे थे गुलाम मोहम्मद सदीक, ठीक है। यहाँ से भी कई बारी बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, गुलाम मोहम्मद सदीक, ठीक है दोस्तों। तो अगर इनके टेन्योर की बात की जाए, इन्होंने कितने कितने टाइम इन्होंने ये पोस्ट पे रहे, ये प्राइम मिनिस्टर की, तो अगर हम मेहरचंद महाजन जी की बात करें तो ये 1947 टू 1948, ठीक है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी रहे 1948 टू 1953 तक, ठीक है दोस्तों। और बख्शी गुलाम मोहम्मद ये तो है ही यहाँ पर 1953 टू 1963, इनका टेन्योर पूछा गया है यहाँ पर। और ख्वाजा शामसुद्दीन जी रहे, इनका टेन्योर था 1963 टू 1964। और ये जो हमारे लास्ट हमारे पीएम थे, इनका टेन्योर रहा 1964 टू 1965, ठीक है। मैंने आपको इनको मतलब क्रोनोलॉजिकली भी डिफ़ाइन कर दिया कि ये इनका टेन्योर, इनका पीरियड काल, जो इनका कार्यकाल था वो कब से लेके कब तक रहा, और इनके नाम भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जनरल नॉलेज, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारे पास, ठीक है। देखिए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, जैसे कि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी थे, सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1953 टू 1963, अभी पढ़ा हमने। और हिज टेन्योर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लोजर इरीगेशन ऑफ JNK विद इंडिया, ओके। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है? तो ऑप्शन है यहाँ पर पंजाब, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है ना। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इन इंडिया में। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन कौन से आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है दोस्तों, बिहार, गुजरात। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो पहला है उत्तर प्रदेश एट फॉलोड बाय दीज अदर स्टेट्स, ठीक है। और अगर हम
वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है, पहला स्थान है रशिया का, ठीक है दोस्तों, रशिया। उसके बाद आता है यूएसए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कनाडा, ठीक है दोस्तों। कनाडा के बाद आता है फ्रांस, और फ्रांस के बाद आता है यूक्रेन, ठीक है दोस्तों। और अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए वीट के बारे में, तो जो वीट है, इजिप्ट, नाम तो सुना है आपने ना, इजिप्ट। इजिप्ट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वीट। इजिप्ट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वीट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट अगर वीट का कोई करता है तो वो कौन है? इंडिया से इजिप्ट है, इजिप्ट कंट्री है वो, ठीक है। नहीं, नाम याद रखिएगा। और क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं वीट में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार लिखने के लिए भी आ जाता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, या लॉन्ग टाइप में भी, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर। और जो इंडिया है, अब इंडिया है, इंडिया किस किस को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है वीट, तो उसमें पहला स्थान है बांग्लादेश का, ठीक है। दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है यूएई, ठीक है। चौथा है फिलीपींस, और पांचवा है इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। और भी इसमें क्या है हमें समझने वाला, अगर इसको जो वीट होती है इसको कौन से महीने में उगाया जाता है, सोन कब किया जाता है? डेफिनेटली सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? इसको हार्वेस्ट किया जाता है मई टू जून में, ठीक है दोस्तों। और जिस वक्त इसको सोन किया जाता है उस वक्त जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, द नीड ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए हमको? 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। और एंड हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर हमें टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रेनफॉल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 75 to 100 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा वीट के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर ये तो आपको पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा गया है 1 मार्क्स का, तो ये तो सिंपल है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में देके कि बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मतलब कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया, इम्पोर्ट कौन कौन करता है सबसे ज़्यादा वो पढ़ लिया, ठीक है। और इंडिया एक्सपोर्ट किस किस को करता है वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। और इसके लिए कौन से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कितनी रेनफॉल चाहिए। तो अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का लिखने के लिए आ गया, तो आप वीट के बारे में लिख सकते हैं। ये नॉलेज मतलब काफ़ी है, दिस इज़ इनफ फॉर एग्ज़ाम। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है नीचे, आप इसको देख लीजिएगा। अगला है कि इन 1955 हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद हु ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी। अभी हमने पढ़ा गुलाम मोहम्मद सदीक, जो हमारे लास्ट पीएम थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, गुलाम मोहम्मद सदीक। क्या इनका टेन्योर था? अभी हमने पढ़ा 1964 to 1965, ठीक है। टेन्योर भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला है शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो दैट द आंसर इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या आंसर है इसका? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। द शुगर इंडस्ट्री रिलाइज ऑन शुगर केन एज इट इज़ प्राइमरी रॉ मटेरियल एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। और अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है हमारे इसमें शुगर केन में, इंडिया में कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कई बार महाराष्ट्र भी रहता है, ये दोनों कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें शुगर केन में, इसमें शुगर में वर्ल्ड की, तो वो है ब्राज़ील, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या सवाल है, पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ पूछा गया है कि रूल ऑफ पीपल इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, मोनरेची, डिक्टेटरशिप, या फिर
ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है, ठीक। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी, है ना, ये वाला ए ऑप्शन डेमोक्रेसी, ठीक है। आप तो ये समझते ही हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनर्ची क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होता है एंड ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है ना। तो डेमोक्रेसी तो आप समझते हैं, मोनर्ची जहाँ पे राजा का शासन चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, डिक्टेटरशिप जहाँ तानाशाही होती है, ठीक है। और ये जो डी ऑप्शन है दैट इज़ ऑथोरिटेरियनिज्म, ये क्या है, ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर a small group of people or leaders have concentrated powers, okay, and where people's rights are limited, ठीक है। इसमें जो people के rights होते हैं, थर्ड वाले इस डी वाले पॉइंट में people rights, okay, people rights are limited, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला सवाल है यहाँ पर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव एक होता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ये मैंने क्लास में भी समझाया हुआ है, यहाँ फिर बता देता हूँ। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे सिर्फ लेबर ही काम करते हैं, मशीन का इस्तेमाल बड़ा कम किया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव होता है जहाँ पे कि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और लेबर का इस्तेमाल, मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब, और लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है, दोनों में ये फ़र्क होता है। तो ये जो एग्रो इंडस्ट्री क्या ये लेबर इंटेंसिव है, डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है आंसर ट्रू। तो देन एग्रो इंडस्ट्रीज रिक्वायर मेनी वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आंसर है यहाँ पे। और उसमें एग्जांपल्स लिखी हैं, इसमें कौन कौन सी आती है, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, शुगर मिल्स, ठीक है। और अगला सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ विच टाइप, कौन सी है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या ये क्वांटिटेरी। तो डेफिनेटली इसका आंसर सेकेंडरी है, ठीक है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वांटिटेरी सेक्टर क्या होता है। तो आप अगर इसके बारे में पढ़ना है तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं जाके, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्या सवाल, इसका आंसर सेकेंडरी था, ठीक है। देखिए अगला है सेकेंडरी, कई बार डेफिनेशन में एग्जाम में पूछी जाती है कि सेकेंडरी सेक्टर की एग्जाम क्या बताइए कि इसका क्या मतलब होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, है ना, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देगी, फिनिश्ड गुड्स में, जिसको आप इस्तेमाल करते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनडीआरएफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, क्या आंसर है इसका, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स थी, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 2006 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, वेयर इज़ हरी पर्वत सिचुएटेड, ये हरी पर्वत कहाँ सिचुएटेड है, हरी पर्वत कहाँ सिचुएटेड है, श्रीनगर, कुपवाड़ा, गांधरबल, लेह, श्रीनगर, क्या आंसर है इसका, श्रीनगर। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ हरी पर्वत की, ठीक है, हरी पर्वत को देखते हैं, हरी पर्वत, ठीक है, हरी पर्वत। देखिए दोस्तों, ये मैं विद द हेल्प ऑफ गूगल आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, कौन सी वाली देखते हैं। ये देखिए, ये हरी पर्वत है, श्रीनगर में सिचुएटेड है, ये देख लीजिए इसको, ये देखिए हरी पर्वत, ठीक है। सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है, और अगर यहाँ से देखें तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आए हैं यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आए होंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर देखना चाहें तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये गूगल की हेल्प से मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेजेस, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, श्रीनगर, इसका आंसर है श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ ए फॉसिल फ्यूल, क्या है वो, इसका आंसर है कोल, क्या आंसर है इसका, कोल, सिंपल, ठीक है, इसका आंसर है कोल, दैट इज सी। एंड कोल इज़ फॉसिल फ्यूल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपसे मैं भी एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे तैयार होती है, क्या यहाँ पर जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, क्या वो कोल से बन रही है या फिर किसी और चीज़ से बन रही है। तो अगर कोल से बनती है तो वो कौन सी स्टेट में बनती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगला देखिए, अगला है कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन
JNK, ठीक है। कितनी है? 5, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देयर आर 5 सीट्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं 5 सीटें? कौन कौन सी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं 5 सीटें? फर्स्ट है, पहली है बारामूला, ठीक है, बारामूला। दूसरी कौन सी है? श्रीनगर, ठीक है। तीसरी कौन सी है? अनंतनाग एंड रजौरी। चौथी कौन सी है? जम्मू, ठीक है। और पांचवी है उधमपुर, ठीक है दोस्तों। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग एंड रजौरी, जम्मू एंड उधमपुर, ये 5 सीटें हमारे पास, ठीक है, आफ्टर 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अगला है, अगला सवाल है यहाँ पर। अगला क्या सवाल है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPP? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPP, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें पब्लिक मीन जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जो होती है, जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, जो प्राइवेट जो काम करते हैं, प्राइवेट कोई कंपनी ले लो आप, दोनों मिलके काम करते हैं देश की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं इसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? लिखा है यहाँ पे, PPP इज़ ए कॉलपोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी बताया ना मैंने कि गवर्नमेंट रहती है और प्राइवेट सेक्टर रहता है, ये दोनों मिलके काम करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी है? 7, 8, 9 या 10? ये पिछले साल 2024 में पेपर में सवाल आया था। तो क्या है इसका आंसर? इसका 10, 7, 8, 9, 10 क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 10 नहीं है इसका आंसर। इसको मिटा लेते हैं। इसका आंसर है 8। क्या आंसर है इसका? अरे क्या आ गया यहाँ पर, एक मिनट। इसका आंसर है 8, ठीक है। इसको रहने दीजिए, पता नहीं क्या हो गया ये। इसका आंसर है 8, ठीक है। कौन कौन सी हैं 8? जैसे कि पहला है, आपको पता होगा, यूटी। कौन कौन सी कितनी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं? हमारे पास हैं, जैसे कि है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन दीव, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरी हमने इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किया हुआ है हमने ऑलरेडी इस यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन 2024। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी है? 8। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शोज दैट। क्या शोज करता है ये? कि पीपल आर अवेयर, ठीक है, पीपल आर अवेयर। ये सीधा एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स में सवाल पूछा है, तो इसका आंसर है पीपल आर अवेयर, ठीक है, कि लोग अवेयर हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी इंडिकेट्स पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो इसका मतलब ये है कि लोग अवेयर हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है। और अगला सवाल है, विच डिजास्टर इज़ नॉट प्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? ये इसका लास्ट सवाल है आज की वीडियो का। विच डिजास्टर इज़ नॉट प्रोन टू जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सा है? क्या आंसर है इसका? साइक्लोन, ठीक है। ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में सवाल पूछा है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था, जिसके 4 ऑप्शन नहीं दिए थे, ये आपको बताना था इसका आंसर क्या है। दैट इज साइक्लोन, ठीक है। तो JNK इज़ नॉट अफेक्टेड बाय साइक्लोन ड्यू टू इट इज़ लैंड लॉक्ड जोग्राफी, ओके। और इसका नहीं, इसका एक सवाल और है, ये लास्ट नहीं था, लास्ट सवाल ये है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन JNK वॉज हेल्ड इन विच ईयर? क्या आंसर है इसका? 1955। क्या आंसर है इसका? 1955, ठीक है। इट एम टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज इन द रीजन। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। और अभी आपके पेपर आने वाले हैं, तो
अच्छी मेहनत कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ जो ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल गिव आंसर, उसका जवाब दूंगा आपको। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए एक बहुत मेरे लिए वैल्यू रखता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।